जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करेंगे कि आपके जो है मेडिकल कब से शुरू होंगे। जी हाँ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं तो मेडिकल में पास होने पर आपको कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिलेगी। जी हाँ, अगर आप मेडिकल पास हो जाते हैं, फिजिकल पास हो जाते हैं तो आपको कौन सी कितने नंबर पर पोस्ट मिलेगी, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से बनवा लेने चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको कोई वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सही व सटीक जानकारी प्रदान की जाती है। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले DME यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपके जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट हैं ये आपके कितने कैंडिडेट पास किए जाने हैं। तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो है 50,187, याद रखिएगा आपकी वैकेंसी है यहाँ पर 50,187 और उसके 2 गुना कैंडिडेट जो हैं आपके पास किए जाएंगे। तो टोटल जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर मेडिकल के लिए 1,03,74 कैंडिडेट ये हैं मेडिकल के लिए पास किए जाएंगे। याद रखिएगा मेडिकल के लिए जो इतने कैंडिडेट आपके हैं 1,03,74 कैंडिडेट पास किए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजिकल में जो आपके पास कैंडिडेट हैं, यानी मान लेते हैं कि 1.5 लाख कैंडिडेट जो हैं फिजिकल पास कर लेते हैं, तो यहाँ पर किनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जिनके भी ज़्यादा नंबर हैं, याद रखिएगा मान लीजिए एक कैंडिडेट है जिसके 125 नंबर हैं और दूसरे के जो कैंडिडेट के हैं 127 नंबर, तो यहाँ पर 125 नंबर वाले कैंडिडेट को बाद में वरीयता दी जाएगी और 127 वाले को पहले मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेकर जाना है, अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, अगर उनमें कोई गलती है तो संशोधन भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं वोटर ID यानी ID प्रूफ की, माफ़ करिएगा ID प्रूफ के तौर पर आपको कौन कौन से कागज़ लेकर जाना है। तो नंबर 1 पे आपका आधार कार्ड होना चाहिए, याद रखिएगा। जी हाँ, आधार कार्ड। अगर आपके पास ID प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर ID ले जा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भी कोई भी जो आपके पास ID हो फ़ोटो युक्त, याद रखिएगा ID आपके फ़ोटो युक्त होना चाहिए। और यहाँ पर ID में वह नाम होना चाहिए जो आपकी मार्कशीट यानी हाई स्कूल की मार्कशीट में हो, याद रखिएगा ID में आपका वही नाम होना चाहिए जो कि आपके 10th की मार्कशीट में हो, याद रखिएगा। चलिए दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये जो आपकी है हाई स्कूल की मार्कशीट एवं सनद, याद रखिएगा ये जो भर्ती आपकी निकाली गई थी ये हाई स्कूल के बेस पे निकाली गई थी। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट व सनद लेकर जाना है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सनद क्या है, तो अब जो आपकी नई मार्कशीट बन रही है इसमें आपकी सनद पहले से ही ऐड करके दी जाती है, याद रखिएगा। जो पुरानी आपकी मार्कशीट थी उनमें मार्कशीट जो नंबर वाली अलग दी जाती थी और सनद आपकी अलग दी जाती थी, याद रखिएगा। वही आपके 1900 के आसपास की जो मार्कशीट हैं 1900 के पहले यानी 1900 के 98, 97 जो ऐसी मार्कशीटें हैं उनमें आपकी सनद जो है अलग दी जाती थी और मार्कशीट जो है अलग आपको दी जाती थी। और यहाँ पर अगर आपने 12वीं भी पास की है तो वो भी आप उसको लेकर जा सकते हैं, याद रखिएगा 12वीं का भी आप सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। जी हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट आपको कौन सा लेकर जाना है, तो ये आपको केंद्र सरकार द्वारा बना होना चाहिए यानी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, याद रखिएगा सेंट्रल लेवल का आपको लेकर जाना है। और यहाँ पर आपसे बोला गया है क्रूशियल डेट, याद रखिएगा क्रूशियल डेट ये क्या है, ये आपने फॉर्म जब फिलअप किया था तो उसकी जो लास्ट डेट थी उसी के पहले का बना होना चाहिए, याद रखिएगा। आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तो फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट थी उसके पहले के ये कागज़ आपके बने होने चाहिए। अगर आपके पास उसके पहले के नहीं बने हुए हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम है यानी उसमें कोई मिस्टेक है तो आप नया भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो आपका जो पुराना कागज़ है उसमें आपका जो भी गलती है उसके लिए आपको क्या करना है, वो आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। उसी के साथ में आपको एक हलफनामा भी लेकर जाना है, याद रखिएगा। और हलफनामा में अपनी गलती बता दीजिए कि उसमें जैसे कि आपका पिताजी का नाम गलत मेंशन किया गया है तो वो आप हलफनामा पर लिखवा लीजिए कि मेरे पिताजी का नाम यहाँ पर गलती है उसमें, तो आप उसको लिखवा कर ले जाएं। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, उसमें आपका पिताजी का नाम गलत दिया हुआ है तो उसके लिए आपको पुराना कास्ट सर्टिफिकेट
और आपको जो भी गलती है उसका हलफनामा बनवा के साथ में ले जाना है। और आपको क्या करना है कि नया जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल लेवल का, उसको भी लेकर जाना है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, निवास प्रमाण पत्र की। तो निवास प्रमाण पत्र की यानी जिसको कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, याद रखिएगा ये राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि ये भर्ती जो है स्टेट वाइज निकाली जाती है, तो इसमें आपको छूट दी जाती है। तो आपको इसका प्रमाण पत्र आपके पास ज़रूर होना चाहिए, यानी निवास प्रमाण पत्र। अगर पाँचवें पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट। जी हाँ, EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये आपका सेंट्रल लेवल का, याद रखिएगा सेंट्रल लेवल का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। जी हाँ, जो एक्स सर्विसमैन है तो उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, और अगर आप मेडिकल के लिए जाएं तो आपको जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको लेकर जाना है। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं 7 नंबर पॉइंट की, तो ये आपका NCC, याद रखिएगा जो आपने NCC का कोर्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, तो वहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। जी हाँ, NCC का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं मेडिकल डेट की। जी हाँ, मेडिकल डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो फिजिकल है ये कब समाप्त होगा। तो ये आपका जो फिजिकल है 15 मई को, याद रखिएगा 15 मई को इसका जो है फिजिकल की लास्ट डेट है, यानी फिजिकल जो 15 मई से आपका समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिकल पास जो कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, यानी मेडिकल के लिए जो लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये लिस्ट आपकी कब तक बनाई जा सकती है, यानी कब तक जो आपकी है, तो ये जून के लास्ट वीक, याद रखिएगा जून के अंतिम सप्ताह तक आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर आपका जो मेडिकल स्टार्ट होगा ये 15 से 20 जुलाई के आसपास जो है आपका ये मेडिकल शुरू हो सकता है, याद रखिएगा 15 से 20 जुलाई। अगर इसमें नहीं स्टार्ट हो पाता है तो याद रखिएगा अगस्त के पहले सप्ताह से पूरी संभावना है कि आपका मेडिकल जो है शुरू करा दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट है पोस्ट प्रेफरेंस पर, यानी जो आपकी पोस्ट फिलअप किया है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं, याद रखिएगा ये हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं। जी हाँ, ये 3 कैंडिडेट हैं। तो एक के जो हैं आपके मेडिकल फिजिकल सब पास होने के बाद में मेरिट लिस्ट से मान लीजिए 25 नंबर ज़्यादा हैं, और दूसरे कैंडिडेट के जो हैं ये 20 नंबर ज़्यादा हैं, और तीसरा जो कैंडिडेट है इसके आपके 15 नंबर ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इसने जो पोस्ट प्रेफरेंस है पहले नंबर पर चुनी होगी, इसको वो पोस्ट प्रेफरेंस दे दी जाएगी, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए इसने CI सब चुना है तो इसको CI सब वाली पोस्ट दे दी जाएगी, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर अगर मान लीजिए इसके जो है मेरिट लिस्ट से 20 नंबर ज़्यादा हैं तो इसको क्या है जो उससे भी दूसरे नंबर पर पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप की है वो इसको यहाँ पर दे दी जाएगी। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके मेरिट लिस्ट मान लीजिए 5 नंबर 6 नंबर ज़्यादा हैं, तो जिसमें ज़्यादा पोस्ट होती हैं, मान लीजिए BSF में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं तो आपको वहीं पर पोस्ट दे दी जाती है, याद रखिएगा। तो ये आपको जानकारी पूरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।